हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कोल्बे रिएक्शंस क्या होती हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होती हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और एंड में हम लोग ये देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कैसे बनाने हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस नाम में ही दिख रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग वही होता है जो आप सोच रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक सेल रहेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड और एक कैथोड, और वहां पे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको करना पड़ेगा, और उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन का स्टेटमेंट आपको बोलता है कि यहां पर बनने वाली चीज अल्केन होगी। ठीक है, और अल्केन कब बनेंगी बेटा? जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड aqueous solution of sodium और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देने वाली चीज क्या है? सबसे पहले आपको लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेंगे तो उसका आपको करना है सॉल्ट। क्या लेना है? उसका सॉल्ट। यहां पर रिएक्शंस लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने लिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट। आगे बात समझ में? उसके बाद आपको लेना है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब आप यहां पे साइमल्टेनियसली ले लीजिए पानी, और इसका करना है आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, के ई का मतलब क्या है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या आंसर बनेंगे, कैसे बनेंगे, वही हमको समझना है। तो यहां पे पहले बनने वाले आंसर्स को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वाला यूनिट है, सबसे पहले आप इस यूनिट को CO2 की फॉर्म में यहां पे रिलीज कर दीजिए। CO2 गैस यहां पे रिलीज हो जाएगी, और CO2 गैस रिलीज होने के बाद यहां पे बचेगा सोडियम। ये सोडियम इसके OH को बुलाएगा और यहां से बाहर हो जाएगा NaOH। आ गई ये बात समझ में? उसके बाद यहां पर एक R बचेगा। यहां पे आप इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, और पानी के भी आप टोटल दो मॉलिक्यूल ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मैं ऐसे लिखता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज मैंने यहां पे लिखा HOH, सपोज मैंने लिखा यहां पे HOH। मैंने आपको बोला ये सोडियम चुरा लेगा इन दोनों NaOH को। दो सोडियम दो OH को चुराएंगे तो आपके पास बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। बात समझ में आ गई? यहां पर COO माइनस यूनिट बाहर रिलीज होगी, दो CO2 बाहर होंगे, तो यहां पे आपके पास बन जाएंगे दो CO2। आपके पास यहां पे बचेगा R और एक R, ये दोनों R आपस में मिलके बना लेंगे RR, दैट इज अल्केन। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे अब कौन बचा हुआ है? दो H, और H यहां पर हाइड्रोजन की फॉर्म में हो जाएंगे रिलीज, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हो जाएंगे रिलीज। तो ये आपकी कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो आपका प्रोडक्ट है आर आर अल्केन, और इस रिएक्शंस को आप बोल सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। बोलिए, बात समझ में आ गई? अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे, और हम ये देखेंगे कि इसके डायरेक्ट आंसर कैसे बनाने, जो थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया। डायरेक्ट आंसर बनाने का तरीका बड़ा आसान है। CO2 निकाल देना है, R जो बचेगा R के साथ R जोड़ देना है। मैकेनिज्म को देखते हैं ध्यान से, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहां पे कौन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और ये साइड प्रोडक्ट कौन सा एनोड पे बनेगा और कौन सा कैथोड पे बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, उसके बाद बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैकेनिज्म में आप देखोगे, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका एक एनोड है और एक आपका कैथोड है, राइट? एनोड पे आपको पता है कि क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे आपका क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे हम करेंगे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे करेंगे रिडक्शन। बात यह है कि इस कंटेनर के अंदर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूं तो क्या सॉल्ट एनायन और केटायन की फॉर्म में पड़ा हुआ रहेगा, और एक्वस की वजह से साइमल्टेनियसली कौन पड़ा हुआ है यहां पे? वाटर। आगे बात समझ में? तीन चीजें आपको इस कंटेनर में दिख रही हैं। अब इन तीन चीजों में से किसी एक चीज का एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग आपको पता है,
ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक तो एनोड पे आके किसको रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। तो बारी बारी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, इनमें से देखना चाहते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने सोडियम को पकड़ा, सोडियम को बोला आ जाओ भैया सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो सोडियम आपको बोलेगा अरे भाई मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूं, मैं अपने आप में स्टेबल हूं, मैं और इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो सोडियम को बोला जाओ भैया मजे करो, तुम्हारा यहां पे कोई यूज नहीं है। उसके बाद मान लो मैंने पानी को पकड़ा, H2O को बोला अरे भैया आ जाओ H2O अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तुम इलेक्ट्रॉन छोड़ने की इच्छा रखते हो क्या? तो H2O ने बोला कि मेरे पास दो लोन पेयर हैं, मैं अपना ऑक्सीडेशन तो कर सकता हूं, बट आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लोन पेयर है, यहां पे ऑक्सीजन के पास आप बोल सकते हो तीन तीन लोन पेयर हैं, O माइनस के पास तीन तीन लोन पेयर हैं। इसका मतलब प्रेफरेबल ऑक्सीडेशन यहां पर किसका होगा, सॉल्ट का। किसका होगा बेटा, सॉल्ट का। और सॉल्ट में भी कौन से पार्ट का, नेगेटिव वाले पार्ट का। तो ध्यान से देखना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में एनोड पे करना होता है ऑक्सीडेशन, इन तीनों में से हमने ऑक्सीडेशन के लिए बुला लिया किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के एनायन वाले पार्ट को। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, इसको बोला भैया ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ दो इलेक्ट्रॉन रखता है, सबसे पहले इस ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ दिया, कितने इलेक्ट्रॉन को, दो। या फिर एक काम करते हैं, बैलेंस करके बाद में लिखेंगे, पहले मैं आपको बोलता हूं ये ऑक्सीजन के पास माइनस है, दो इलेक्ट्रॉन है, यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा बेटा, तो यहां पर बनने वाली चीज आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस की जगह पर आपको क्या दिखने लगेगा, रेडिकल। क्या दिखने लगेगा, रेडिकल। बोलो ये समझ में आया? इस कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और ये रेडिकल की फॉर्म में आ चुका है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर आप अगले केस में क्या कर सकते हो, ये आर सी ओ ओ माइनस, हम यहां पर आर सी बॉन्ड का डिसोसिएशन करते हैं होमोलाइटिकली, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, यहां से जैसे ही आपके पास बाहर हो जाएगा आर रेडिकल, आर रेडिकल, तो यहां पे सी पे आएगा रेडिकल, सी रेडिकल और रेडिकल दोनों मिलकर बना लेंगे CO2 गैस। बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब एनोड पे आपको एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिला है जो है आर रेडिकल। जैसा कि आप जानते हैं आर रेडिकल को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बुलाते हैं बेटा इसको, फ्री रेडिकल। मतलब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होंगे फ्री रेडिकल। बोलो बात समझ में आ गई? अगर आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है तो बैलेंस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, आगे बात समझ में, यहां पे आपके पास दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां पे दो CO2 निकले हैं तो दो आर रेडिकल बनेंगे, तो यहां पे बन जाएगा आर रेडिकल और आर रेडिकल। अब आपको पता है दो आर रेडिकल आपस में रिएक्शन करने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, तो ये आर रेडिकल इस आर रेडिकल के साथ रिएक्शंस करेगा बेटा, और बताओ आपको क्या प्रोडक्ट बना के देगा, आर आर, दैट इज हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यह समझ में आया कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस में सॉल्ट का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और वहां से आर रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, आर आर, और CO2 गैस रिलीज होगी। तो इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट अल्केन और CO2 गैस कहां पे जनरेट होते हैं, एनोड पर। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं कैथोड की। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है उसका सीधा सा तरीका होता है, ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए कहां पर, रिडक्शन से। तो इसका मतलब अब बारी है कैथोड पर किसी एक के रिडक्शन की। सबसे पहले आपने देखा यहां से ये तो पिक्चर से बाहर हो गया क्योंकि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, तो इन दोनों में से किसी एक को यहां पर लूज हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही बेटा? उसके बाद Na+ को पकड़ते हैं, Na+ को बोलो भैया इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हो, उसने बोला नहीं यार मैं Na+ हूं, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, थोड़ा बहुत तो मुझे जिंदगी जीने दो। इसका मतलब यहां पर
Na प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा नहीं रखता, मतलब इसका प्रेफरेंस यहां पर रिडक्शन में कैथोड पर खत्म हो चुका है। बोलो बात समझ में आ गई। उसके बाद बचा कौन है? भैया आप बचा ही वाटर है, तो वाटर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही बचा हूं, मैं ही आ जाता हूं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि आप वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। वाटर में HOOH होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस OH बॉन्ड का क्लीवेज करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? ऑक्सीजन के पास। बर्बाद कौन हो चुका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन शॉर्ट में आपको यह बोलना चाहता हूं कि कैथोड पे अगर आप रिडक्शन करना चाहते हैं, कैथोड पर रिडक्शन करना चाहते हैं, तो कौन सी यूनिट इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती है? OH वाली। बिकॉज ऑक्सीजन ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला दिया है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहां पे डेफिशिएंट कौन है? हाइड्रोजन। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपके पास एक ही यूनिट बची है, जो है H प्लस। मतलब यहां पर H प्लस, मतलब यहां पर H प्लस किसको गेन करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन को। और बताओ क्या ये H एटम बना लेगा? अब H की फॉर्म में ना रह के कौन सी फॉर्म में रहता है? H2 की फॉर्म में। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पर बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, 2 गेन हो गए, और आपके पास H2 गैस बन चुकी है। H2O में से H अपना काम करके निकल गया है। बताओ आपके पास क्या बचा है? OH माइनस। तो बेटा सॉल्यूशन में OH माइनस ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे। कितने वाटर लिए थे आपने? 2। बोलो भाई, पूरा मैकेनिज्म समझ में आया आपको? कैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे रिडक्शन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप बोलेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। बात समझ में आ गई? एक बार मैं आपको फिर से कंप्लीट रिएक्शंस बताता हूं। अगर जैसे ही मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं मेरे भाई, दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनता है? ध्यान से देखना, एक बार और मौका है, मौके को हाथ से जाने मत दो मेरे भाई। यहां पे ये कंपाउंड आपने लिया, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपने वाटर के ले लिए, 2 मॉलिक्यूल वाटर के ले लिए, और आपने यहां पे करना स्टार्ट किया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। एक बार और रिएक्शन देखने का आपको मौका मिल रहा है, बट अब की बार मौका डायरेक्ट मेथड के साथ, डायरेक्ट मेथड के साथ मिलेगा, और इसी मेथड पे हम सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेथड पे मैं बोल रहा हूं ध्यान से, इसी मेथड से दुनिया के आप सारे सवाल कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट में आपको समझाने जा रहा हूं। शॉर्टकट ये है, कुछ इस तरीके का हमारा शॉर्टकट है। शॉर्टकट बोलता है कभी भी आपको सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, आप यहां से बहुत प्यार से इस CO2 यूनिट को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप CO2 यूनिट को बाहर निकालेंगे तो आपके पास CO2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। यहां पे आपका बचेगा Na, ये Na इस OH को बुलाएगा और यहां पे बना लेगा NaOH। क्या बना लेगा बेटा? NaOH। उसके बाद यहां से H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो यहां पे गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। और उसके बाद सबसे काम की चीज, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, वो हमें क्या बोलना है? इस CO2 को हटाना है, इस CO2 को हटाना है और R पे रेडिकल बनाना है। CO2 को हटाना है और R पे रेडिकल बनाना है। इसका मतलब रेडिकल इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट है मेरे भाई। तो R जो रेडिकल बनेगा उसको R के साथ जोड़ देंगे और आपके पास आंसर में बनेगा हाइड्रोकार्बन। बोलिए, बात समझ में आ गई? क्या आपको शॉर्टकट समझ में आ गया? बहुत आसान तरीका है, CO2 हटाओ, रेडिकल बनाओ और रेडिकल को रेडिकल के साथ जोड़ दो, आपका आंसर तैयार है। इसमें सबसे काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये है, जो आगे जाके मैं नोट में आपको बताने वाला हूं, और यहीं पे पहले से बता देता हूं, जो RR है और CO2 है, बहुत ध्यान से देखो मेरे भाई। ये RR अल्केन और CO2 ये बनते हैं ऑक्सीडेशन से, इनको आप एनोड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? एनोड प्रोडक्ट। तो ये दोनों बनने वाली चीज कहां बनेगी? एनोड पर। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस और OH माइनस या फिर NaOH भी इसको बोला जा सकता है, ये आपके पास कहां बनते हैं बेटा? कैथोड पर, एट कैथोड। बोलिए, बात समझ में आ गई? इसका मतलब इस केस में आपको पूछा जाएगा कि एनोड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, कैथोड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगी? कैथोड पर। CO2 गैस कहां रिलीज होगी? एनोड पर।
आप बहुत आसानी से ये चीज बता सकते हैं। बोलिए, सबको समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद हम बात करेंगे इनके नोट की। क्या आपको पहला नोट समझ में आ गया? पहला नोट आपको बोलता है कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल जो है वो आपके इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल आपके इंटरमीडिएट है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? दूसरा हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन में मीथेन नहीं बना सकते हो। अरे ये बिल्कुल सही बात है, इस रिएक्शन में मीथेन क्यों नहीं बना सकते हैं? एक बार गौर से देखिएगा, अगर आप कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था। अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से मैंने बोला CO2 को हटाना है, R को रेडिकल बनाना है। अब भैया आर रेडिकल के साथ जब जुड़ेगा तो क्या बताओ, क्या एक कार्बन का कंपाउंड CH4 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में आप मीथेन कभी भी नहीं बना सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एनोड पे अल्केन के साथ CO2 गैस बनती है। एनोड पे अल्केन के साथ CO2 गैस बनती है और कैथोड पे NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ नंबर का पॉइंट आपको बोलता है कि अगर आप मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट एक से ज्यादा टाइप का लेते हैं तो सारे पॉसिबल अल्केन, सारे प्रोबेबल अल्केन का फॉर्मेशन यहां पे होता है। कैसे होगा, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सवाल R1 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ ले लिया। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है और इसके साथ आपने मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है, तो एक बना लेते हैं O- और Na+, और आपको बोला जाए भैया इनका कर दीजिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इनका कर दीजिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो मेरे बेटा, आपको मैं बता चुका हूं शॉर्टकट। शॉर्टकट कुछ इस तरीके का है, CO2 हटाना है, रेडिकल बनाना है। तो क्या यही रेडिकल बनेगा? दूसरे वाले केस में CO2 हटाना है, रेडिकल बनाना है, तो बताओ क्या यही रेडिकल बनेगा? और आपस में रेडिकल रेडिकल को चिपका देना है। ध्यान से देखिएगा, क्या ये R1 रेडिकल इसी रेडिकल के साथ जुड़ने की हिम्मत रख सकता है? बिल्कुल हो सकता है। R1 R1 के साथ जुड़ जाए, हो सकता है R2 R2 के साथ जुड़ जाए, और हो सकता है R1 को थोड़ी देर बाद R2 अच्छा लगना लगे, तो हो सकता है कि R1 किसके साथ प्रोडक्ट बनाने लगे? R2 के साथ। बोलो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब जब आप मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं तो आपके पास प्रोबेबल सारे अल्केन बन सकते हैं, जिसमें R1 R2 जो रहेगा वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट रहने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट रहने वाला है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड विद टाइम, सो pH ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो इंक्रीज्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से आप इस पे टैग लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट का। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये पॉइंट आपको लेके चला जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम पे। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इज इंक्रीज्ड। क्यों NaOH की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने आपको कैथोड की रिएक्शन लिखाई थी, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आप कैथोड की रिएक्शन की फिर से बात करें तो कैथोड के रिएक्शन पे क्या होता था? कैथोड पे रिडक्शन। और मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका वाटर है, इस वाटर में इस H वाली यूनिट का हो रहा है रिडक्शन। क्या H आपके पास प्लस चार्ज लेके बैठा हुआ था? OH माइनस घूमने आए थे और घूम के चले जाएंगे, बट ये जब घूम के जाएंगे तो बहुत कुछ तहलका मचा के जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? H+ ने। जैसे ही H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आपने देखा कि यहां पर H2 गैस रिलीज हो चुकी थी। यहां पे आपके पास मॉलिक्यूल बचा है, या OH माइनस के 2 मॉलिक्यूल बचे हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस। ध्यान से देखिएगा, इस OH माइनस को NaOH लिखो या OH लिखो, बात बराबर है। तो जैसे जैसे आप कैथोड पे रिडक्शन करते हैं, साइमल्टेनियसली किसका फॉर्मेशन होता है? OH माइनस का। तो यही तो बात लिखी है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड।
जैसे जैसे आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं, कैथोड पे फॉर्मेशन होता है किसका? OH माइनस का। यार बेटा आप मुझे एक बात बताइए, अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो बताओ सॉल्यूशन का कौन सा नेचर बढ़ रहा है? बेसिक नेचर। अगर OH माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो बताओ कंसेंट्रेशन कम किसकी हो रही है? H प्लस की। और बेटा जब H प्लस की कंसेंट्रेशन कम होती है, तो आप बोल सकते हो pH ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। pH ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो बताओ क्या NaOH की कंसेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ, टाइम के साथ साथ pH की वैल्यू सॉल्यूशन की क्या इंक्रीज होगी? क्या आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर है? बोलो बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो ये थे हमारे कुछ वुड्स कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टाइम बचा है, एक ही तरीका बचा है कि हम इन सवालों की प्रैक्टिस कर लें। क्या आपको पूरा शॉर्टकट समझ में आ गया? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का डायरेक्टली आंसर हमें कैसे बनाना है? चलिए वन बाय वन बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लो भैया, पहला क्वेश्चन देख के मन में लड्डू फूटा, और उसको फूटने से पहले मैं बोलता हूं इस सवाल को अटेम्प्ट कर लीजिए। यह सवाल बहुत आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपने बोला सर एक ही तरीका है, CO2 को हटाएंगे और रेडिकल को बनाएंगे। बताओ यहां पर जिंदा होने वाला रेडिकल क्या CH3 रेडिकल होगा? क्या ये रेडिकल इसी रेडिकल के साथ आपस में जुड़ना चाहता है? जी हां। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3। मानते हो कि नहीं? और अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, पूरे शॉर्टकट की बात करूं, पूरे रिएक्शंस की बात करूं, तो क्या आपको यहां पर CO2 गैस मिलेगी? क्या आपको यहां पर NaOH मिलेगा? और क्या यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखेगी? मानते हो कि नहीं? इसका मतलब एक बार और फिर से आपको बताएंगे कि यहां पर बनने वाले एनोड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। भैया जो अल्केन है, जो CO2 है, वो आपके पास बनते हैं एनोड पर। कहां बनते हैं? एनोड पर। और जो NaOH और H2 है, वो आपके पास बनते हैं कैथोड पर। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? बोलो बोलो भाई, सारे लोग समझ में आ गया कौन सा एनोड प्रोडक्ट है, कौन सा कैथोड प्रोडक्ट है? यहां पे आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि जब आप इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो टोटल कितनी गैस यहां पर रिलीज होंगी? टोटल कितनी गैस यहां पर रिलीज होंगी? जल्दी से बता दो मुझे, टोटल कितनी गैस यहां पर रिलीज होंगी? मेरा आंसर और तुम्हारा आंसर सेम आना चाहिए। मुझे लगता है कि यहां पर टोटल गैस रिलीज होंगी 3। क्या सुन के अजीब लगा? अरे सर आपने तो बोला 2 गैस रिलीज हो रही हैं, आप 3 क्यों बोल रहे हो? अरे यही तो समझने वाली बात है मेरे भाई। बेटा समझने वाली बात क्या है, सुनो ध्यान से। क्या हाइड्रोजन यहां पे गैस है? बिल्कुल सही है। क्या CO2 यहां पे गैस है? बिल्कुल सही है। अरे आपको जान के अच्छा लगेगा, CH3 इथेन जो होता है, इथेन जो होता है वो गैस होता है। इथेन भी क्या होता है? गैस। तो बताओ टोटल कितनी गैस बनी है यहां पर? 3। और आपसे पूछा जाएगा कि एनोड पे कितनी गैस बनी है, तो एनोड पे बनी है 2। कैथोड पे कितनी बनी है? 1। ध्यान रखना ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है। इथेन का नेचर भी कौन सा होता है? गैस। ध्यान रखिएगा बेटा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वही अपना पुराना तरीका, CO2 हटाना है और रेडिकल बनाना है। क्या आपका बनने वाला रेडिकल CH3CH2 रेडिकल होगा? और जब इसी रेडिकल के साथ जोड़ देंगे तो क्या आप 4 कार्बन का ब्यूटेन पाएंगे? बोलो समझ में आया? क्या आपको यह आंसर समझ में आया? क्लियर है? साइड प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूं। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास CO2 NaOH और हाइड्रोजन बनेंगे। क्लियर हो गई बात? और एक और चीज, ये जो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन भी आपके पास गैस होती है। क्या होती है? गैस। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके पास गैस होती है बेटा। क्या होती है? गैस। एनसीईआरटी पढ़िएगा ध्यान से।
एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज लेके आएंगे हम लोग, तब ये पॉइंट आपको फिर से बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे भाई, एक ही सवाल में दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट आ गए, तो क्या दिक्कत है यार? एक ही सवाल में आ गए, तुम्हारा एक ही है काम, CO2 को निकालना है बहुत आसान तरीके से। CO2 बाहर, CO2 बाहर और रेडिकल अंदर। सबसे पहले आप देखोगे क्या आपके पास CH2 ये बचेगा, CO2 जाएगा, रेडिकल जिंदा हो जाएगा, CO2 जाएगा, रेडिकल जिंदा हो जाएगा। अब इन रेडिकल को किसी बाहर से अलग रेडिकल की तलाश नहीं है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि आपस में एक होना चाहते हैं, और जब ये आपस में एक हो जाएंगे तो बनने वाला आंसर क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा मेरे भाई। बोलो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आया? हाँ, मैं समझ गया हूं तुम क्या सोच रहे हो। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में अल्केन बनता है, अब यहां पे अल्कीन कहां से बन गई? अरे मेरे भाई, नॉर्मल कंडीशन में जब एनसीईआरटी बोलती है तो हमेशा अल्केन बनता है, बट आप ध्यान से देखो इन दोनों सवाल में और इस तीसरे सवाल में एक डिफरेंस है। इस वाले सवाल में एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट था, इसी मॉलिक्यूल को दूसरा ज्यूम किया, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं कौन सी रिएक्शन? इंटर टाइप। कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं? इंटर। क्या आप एक CO2 निकालने के बाद दूसरा रेडिकल वैसा ही अज्यूम कर रहे हो? हाँ, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? इंटर टाइप रिएक्शन। इस वाले केस में एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट आ गई है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? इंट्रा टाइप रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस बोलेंगे? इंट्रा टाइप रिएक्शन। जब इंट्रा टाइप होगा तो आंसर में बदलाव दिखेगा। इन जनरल जो हम बात करते हैं वो इंटर रिएक्शंस की बात करते हैं, और इंटर रिएक्शन के केस में हमेशा बनने वाले आंसर कौन से होंगे? वो आंसर होंगे हमेशा एल्केन। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको इंतजार है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को प्यार से बुलाते हैं सोडियम मैलिएट। क्या बुलाते हैं? सोडियम मैलिएट। और नीचे वाले कंपाउंड को देखो, प्यार से बुलाते हैं सोडियम फ्यूमरेट। सोडियम फ्यूमरेट। आप ध्यान से देखो, ये दोनों कंपाउंड दिखने में एक जैसे हैं, ये दोनों कंपाउंड दिखने में एक जैसे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? भैया यहां पे दोनों H डबल बॉन्ड के अराउंड सेम साइड पे है, तो ये मलाइक एसिड की सिस फॉर्म, मतलब मलाइक एसिड, सिस फॉर्म को मलाइक एसिड बोलते हैं, और ये H और H अपोजिट साइड है, ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूमेरिक एसिड। अब ये तो हो गया इसका नामकरण। हम नामकरण थोड़ी करना चाहते हैं, हम सवाल बनाना चाहते हैं। CO2 को हटाएंगे, CO2 को हटाएंगे और रेडिकल को लेके आएंगे, तो आप ध्यान से देखो, क्या यहां पे HC के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पे CH है, यहां पे रेडिकल और रेडिकल है। क्या इन दोनों रेडिकल का आपस में बॉन्ड बना देंगे? तो बताइए यहां पे बनने वाला आंसर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन गैस बनेगा। क्या इस सवाल का यही आंसर होगा बेटा? बोलो बात समझ में आ गई? अगले सवाल में समझ गया हूं मैं कि आप अगले सवाल में बोल रहे हो कि इसमें भी सेम आंसर बनेगा। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। CO2 को हटाना है, CO2 को हटाना है, रेडिकल बनाना है, और रेडिकल रेडिकल को जोड़ देंगे तो बनने वाला आंसर एसिटाइलिन गैस होगा। बोलो बात समझ में आ गई? दोनों के आंसर एग्जैक्टली सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? मलिएट सिस फॉर्म होती है, फ्यूमरेट ट्रांसफॉर्म होती है। बोलो समझ में आ गया? क्या आपको है इंतजार अगले क्वेश्चंस का? जल्दी से, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इनको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं इंपॉर्टेंट टिक करना चाहता हूं। क्या आप इसको अपनी जिंदगी में इज्जत देना चाहते हैं? इसको बिल्कुल दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर वही अपना तरीका, CO2 को हटाना है और रेडिकल को बनाना है, तो सबसे पहले यहां पे बनेगा H रेडिकल। ध्यान से देखिएगा, क्या ये H रेडिकल के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन गैस बनाना चाहता है? जी हाँ, ये बनाना चाहता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनाना चाहता है? हाइड्रोजन गैस।
और ध्यान से देखिएगा, आपको जान के अच्छा लगेगा, इसके साइड प्रोडक्ट में H2 तो बना ही दिया, और इसके साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CO2 गैस। क्या बाय डिफॉल्ट आप जो बनाने वाले आंसर थे वो NaOH और H2 भी बनाते हैं क्या? हाँ भाई हाँ। कितना मजेदार सवाल है कि हमें पहले से ही पता होता था कि ये जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं ये बनते हैं कैथोड पर। कैथोड पर कि एनोड पर? एनोड पर। अरे बोला करो भाई, कहां बनते हैं? एनोड पर। और NaOH और H2 कहां बनते हैं बेटा? ये बनते हैं कैथोड पर। कहां बनेंगे? कैथोड पर। कितना प्यारा सवाल है कि यहां पे हाइड्रोजन गैस एनोड पे भी बन रही है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे भी बन रही है। आपको एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है मेरे भाई कि ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसके दोनों इलेक्ट्रोड पर सेम गैस रिलीज होगी। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पे कौन सी गैस रिलीज होगी दोस्त? हाइड्रोजन गैस। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अरे इसी बात को फॉलो कराते हुए अगले क्वेश्चन में देखो, CO2 हटाएंगे, डी रेडिकल बनाएंगे और डी रेडिकल को डी रेडिकल के साथ जोड़ देंगे और D2 पाएंगे। क्या पाएंगे? D2। यहां के साइड प्रोडक्ट की बात करें तो वही हमेशा की तरह चलते रहेंगे, NaOH, CO2 और H2। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भैया कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सारे समस्या का समाधान आपको मिलेगा। अगला सवाल, एक ही कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इंट्रा टाइप ऑफ रिएक्शंस होगी। हमारा तो है एक ही काम, हमारा तो है एक ही काम, CO2 को बाहर, रेडिकल को अंदर। क्या इस वाले कार्बन पे रेडिकल जनरेट करेंगे? तो एक दो तीन, तीन कार्बन और रेडिकल, और रेडिकल। बताओ इन रेडिकल की क्या चाहत है, इन रेडिकल की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं एक दूसरे से कि दोनों मिलके एक हो जाएं, और जब दोनों मिलके एक हो जाएंगे तो क्या बनने वाला आंसर साइक्लोप्रोपेन होगा? बोलिए भाई समझ में आया? अगले एक सवाल में देखो, CO2 को हटाना है, रेडिकल को अंदर लाना है, तो जैसे ही आप रेडिकल को अंदर लाएंगे ये आपका मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। ध्यान से देखिएगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। यहां जिंदा हो चुका है रेडिकल और यहां पे लगा हुआ है डी। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे डी लगा देते हैं, यहां रेडिकल लगा देते हैं। बोलो भाई बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या अब इसी कंपाउंड को इसी के साथ जोड़ना चाहते हैं? जी हां, ये डी, ये एच और ये कौन है? मिथाइल। क्या इन दोनों को आपस में जोड़ दें? क्या रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे? हाँ, तो ये रहेगा। ध्यान से देखना, इसको घुमा फिरा के मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपके पास एक मिथाइल है और इस मिथाइल के पास यहां पर क्या है? डी। बोलो बात समझ में आ गई? क्या एच को नहीं दिखाया तो चल जाएगा? और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया और उस कार्बन के पास भी क्या है? एक मिथाइल है और एक क्या है? डी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मैंने सही बनाया है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और दो और तीन पे लगे हुए हैं डी। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो चुका है? आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, और बढ़िया बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। लो भैया, CO2 को हटाना है, CO2 को हटाना है, रेडिकल को बनाना है, कार्बन को काउंट कर लीजिए, एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच कार्बन आपको यहां पे दिखेंगे और यहां पे जिंदा हो चुके हैं दो रेडिकल। नंबरिंग सिर्फ आपके लिए समझने के लिए, पांच कार्बन आपस में जुड़ के क्या बनाना चाहते हैं? साइक्लोपेंटेन। क्या यही आंसर आएगा? अगले वाले क्वेश्चन में देखिएगा, अरे इनको देख के डरो मत भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री का यूज है। किसका यूज किया जा रहा है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का। यहां पे भी आप देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, CO2 बाहर, CO2 बाहर, एक और पांच पे क्या बनेगा? रेडिकल। ध्यान से देखो, ये आपके पास एक, दो, तीन, चार और पांच। बहुत ध्यान से देखो, दो और चार पे ऑलरेडी मिथाइल लगे हुए हैं। यहां पे क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल ग्रुप। यहां पे आपका लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब आपको क्या करना है? एक और पांच पे रेडिकल थे, ध्यान से देखिएगा,
बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 पे रेडिकल, 5 पे रेडिकल, क्या ये दोनों रेडिकल सेम साइड पर है? क्या ये दोनों रेडिकल सेम साइड पर है? तो ये रिंग ऐसे की ऐसे ही जुड़ जाएगी। इसका मतलब जो ग्रुप आपको वेज पे दिख रहे हैं वो ग्रुप वेज पे ही रह जाएंगे। इसका मतलब देखने वाले देखते रह गए हैं, वेज वाले वेज रह गए हैं। बोलो समझ में आया? अब आपको क्या करना है भैया, 1 2 3 4 और 5 आपस में जुड़ चुके हैं। 2 और 4 पे क्या लगाना है? 2 और 4 पे आपको लगाना है मिथाइल ग्रुप। क्या आपका बनने वाला आंसर कुछ ऐसा ही होगा? बोलो बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, 2 और 4 पे 2 मिथाइल है, 1 और 5 आपस में जुड़ गए हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार और दमदार और शानदार। सवाल क्या है? CO2 हटाना है, CO2 हटाना है, रेडिकल बनाना है, नंबरिंग आपके सेफ साइड के लिए की जा रही है। टोटल कार्बन होंगे 4, टोटल कार्बन होंगे 4, 1 पे रेडिकल और 4 पे रेडिकल, 1 पे रेडिकल, 4 पे रेडिकल, 1 पे रेडिकल, 4 पे रेडिकल, 2 और 3 पे लगे हुए हैं ग्रुप। ये लो भैया, 2 और 3 पे लगे हुए हैं वेज वाले ग्रुप। लो 3 नंबर यहां दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1 नंबर का रेडिकल और 4 नंबर का रेडिकल अपोजिट साइड पे है। अगर ये अपोजिट साइड पे है तो यहां पर इनको कंबाइन करने के लिए कौन सी साइड पे लाना पड़ेगा? सेम साइड पर। और जब ये रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन होने के लिए उसके सेम वाली साइड पे जाएगा तो क्या इनमें से एक CH3 फ्लिप हो जाएगा? जो आपको दिख रहा है वेज, वो क्या बन चुका होगा? डैश। तो यहां पे बनने वाली रिंग कितने मेंबर की होगी? 4 मेंबर की। ध्यान से देखिएगा, 1 और 4, 1 और 4 आपस में जुड़ चुके हैं। 2 नंबर पे अगर मान लो आपने CH3 को ऐसा ही रखा, 2 नंबर पे CH3 को ऐसा ही रखा, तो बताओ 3 नंबर पे आने वाला CH3 क्या वो डैश पे होने लगेगा? क्या 3 नंबर पे आने वाला CH3 डैश पे होगा? क्यों ऐसा हुआ है? फिर से ध्यान से देखो, 1 और 4 रेडिकल अपोजिट साइड पे हैं। इनको आपस में कंबाइन होने के लिए एक रेडिकल को 4 के सामने आना पड़ेगा, और जब ये ग्रुप 4 के सामने आएगा तो 2 नंबर का ग्रुप फ्लिप हो जाएगा। तो जो दिख रही है वेज वो चीज हो जाएगी डैश, या फिर उल्टा बोल सकते हो, 3 नंबर का ग्रुप फ्लिप हो जाएगा, 4 1 के पास आएगा। तो बोलो बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तकलीफ ही नहीं है, CO2 हटाना है, CO2 हटाना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, क्या 1 और 6 पे रेडिकल बनेगा? जी हाँ। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर 6 पे बन चुका है रेडिकल, 6 पे कौन बन चुका है? रेडिकल। और 6 नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप था, बट वो रेडिकल बन चुका है, तो उसके वेज और डेज का सारा पर्पस खत्म हो चुका है। उसके वेज और डेज का कोई लॉजिक नहीं बचा। उसके बाद 2 नंबर के ग्रुप पे क्या लगाओगे? CH3 ग्रुप। 2 नंबर पे क्या लगा दिया आपने? CH3। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या करेंगे, बस जल्दी से देख लेते हैं। 2 नंबर पे CH3 है, 6 नंबर पे है, क्या 1 नंबर पे रेडिकल जिंदा हो जाएगा? जी हाँ। 1 नंबर पे रेडिकल है। आप बताओ, 1 नंबर 6 नंबर आपस में जुड़ना चाहते हैं, अगर 1 नंबर का कार्बन यहां अटैक करेगा तो आप बताओ क्या यह प्लेनर है? क्या 1 नंबर का कार्बन अटैक करते वक्त अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन दोनों साइड से अटैक कर सकता है क्या? जी हाँ। तो यहां पर बनने वाले आंसर होंगे 2। कितने मेंबर की रिंग बनानी है? 6 मेंबर की। कितने मेंबर की रिंग बनाओगे? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर के पास 2 नंबर पे CH3 था। अगर ये CH3 ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, ये जब अटैक करेगा तो ये अबाउट भी आ सकता है, बिलो भी आ सकता है। मतलब 6 नंबर पे बनने वाली चीज ऐसी भी हो सकती है, और ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां पे 2 तो फिक्स रहेगा और 6 नंबर पे आने वाली चीज ऐसी भी हो सकती है। नंबरिंग आपके लिए, बोलो समझे कि नहीं? 1 नंबर जब 6 पे अटैक करेगा तो 2 नंबर का कायरल फिक्स्ड है, 2 नंबर का कायरल फिक्स्ड है। 6 नंबर पर चीज अटैक होने वाली चीज, ये वाली चीज अबव दी प्लेन भी आ सकती है और बिलो दी प्लेन भी आ सकती है।
तो आपके पास कितने पॉसिबल आंसर मिलेंगे यहाँ पे? 2। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस की बात करें। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, CO2 हटाना है, CO2 हटाना है, और आपका खुफिया दिमाग कुछ ऐसा बोलता होगा, और आपके खुफिया दिमाग ने बोला रेडिकल को रेडिकल मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बट मैं बोलता हूं ये कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ऐसे कंपाउंड को प्यार से लोग एंटी एरोमेटिक बुलाया करते हैं। क्या बुलाते हैं लोग इसको? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों क्यों एंटी एरोमेटिक बुलाते हैं? बिकॉज ये साइक्लिक कंपाउंड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, और यहां पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। अगर ये एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है डाइमराइजेशन। जिसका नाम होता है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना होता है। ध्यान से देखिएगा कैसे ही आपस में जुड़ेंगे। ये दो मॉलिक्यूल थे, रेडिकल रेडिकल को अगर मैं जोड़ दूं तो ये रेडिकल रेडिकल ने बॉन्ड बनाया, रेडिकल रेडिकल ने बॉन्ड बनाया। ये बनने वाला कंपाउंड जो होगा, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जो कंपाउंड पहले से ज्यादा स्टेबल है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 15 क्वेश्चन बड़ा आसान सवाल ऐसे भी स्टार्ट किया जा सकता है बेटा। कैसे? कैसे? अरे एसिड और बेस आपको पता होगा। एसिड को क्या पसंद है? एसिड को एक ही चीज पसंद है, उसका नाम है बेस। एसिड बेस दोनों रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? वो फॉर्मेशन करेंगे सॉल्ट का। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, CO2 को भगाना है, पीएच रेडिकल बनाना है, और यही पीएच रेडिकल पीएच के साथ जुड़ के आपका आंसर बना के देगा बाइफिनाइल पीएच पीएच। बोलो समझ में आया? अगले क्वेश्चन में CO2 को हटाना है, CO2 को हटाना है, रेडिकल को बनाना है। क्या यहां पे बनने वाला रेडिकल ऐसा होगा? क्या यहां पे बनने वाला रेडिकल ऐसा होगा? अरे दो अलग अलग सॉल्ट आ जाएंगे तो पॉसिबल आंसर कितने बनते हैं? 3। कितने बनेंगे बेटा? 3। तो यहां पे एक आंसर में क्या आप ऐसा पाओगे? क्या एक आंसर में आप ऐसा पाओगे? दो रिंग आपस में जुड़ जाएगी। और क्या आप एक आंसर में CH3 बॉन्ड CH3 पाओगे? बताओ क्या आपके पास ये पॉसिबल 3 आंसर है? ये कंपाउंड इसी के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़िया बढ़िया सवाल। लो भैया सवाल की डिजाइन बदल चुकी है। ऐसा सवाल आएगा तो तुरंत पेन बंद मत कर देना भाई। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, पूछने का तरीका अलग है। सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व ऑन द सरफेस ऑफ एनोड। भैया है ना वही सवाल, घुमा के पूछा है एनोड पे क्या क्या बनेगा। अरे सिंपल सा लॉजिक है, सवाल को ध्यान से देखो। क्या आपको दिए गए सवाल में, क्या आपको दिए गए सवाल में एक CH3CO ओके ऐसा दिख रहा है, और उसी सवाल में एक दिख रहा है EtCOO ओके। बोलो समझ में आया? क्या आप इस मिक्सचर का इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं? अरे एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से हाइड्रोकार्बन, और क्या बनता है? CO2। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सिर्फ आपको एनोड प्रोडक्ट पूछे हैं तो ये तो हमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता है कि एनोड पे CO2 गैस तो रिलीज होगी, CO2 गैस तो रिलीज होगी, और बन जाएंगे रेडिकल। क्या रेडिकल बनेगा? CH3 रेडिकल। ET को मैं प्यार से क्या लिख सकता हूं? CH2 CH3 रेडिकल। मानते हो कि नहीं? क्या आपके पास ये सब एनोड पे बनेगा? और अब और ध्यान से देखा जाए, क्या CH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या ये आपको CH3 बना के देगा? ये आपको CH2 CH3 CH2 CH3 बना के देगा, और आपके पास प्यार से बना हुआ है CO2।
कितने आंसर बनेंगे? 3 आंसर। कितने आंसर बनेंगे? 3। ध्यान से देखो, क्या मैं CH3 को C2H6 लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या मैं प्यार से 1 2 3 4 ब्यूटेन को C4H10 लिख सकता हूं? हाँ। और एक CO2 गैस तो रिलीज हो ही रही है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर 4। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उल्टा सवाल, रेट्रो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेट्रो, रिवर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है इलेक्ट्रोलिसिस करने से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना है। इलेक्ट्रोलिसिस करने से, इलेक्ट्रोलिसिस करने से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना है। क्या ये आपका सवाल है? जी, ये सवाल का आंसर है। क्वेश्चन ने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन विल बी माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। कौन सा एनायन एनोड पे माइग्रेट हुआ है जो आपको 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना के दे देगा? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या आपको इतने सवाल करने से यह समझ में आया कि हम कंपाउंड में से CO2 को निकाल के रेडिकल को बनाते हैं, और जब रेडिकल रेडिकल को जोड़ते हैं तो सिमेट्रिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनता है? जी हाँ। तो आप इस क्वेश्चन में अपनी समझदारी से ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से ब्रेक कर दूं, यहां से ब्रेक कर दूं, तो क्या मेरे पास बनने वाली चीज कुछ ऐसी ही रही होगी? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से तोड़ दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से तोड़ दूं, तो क्या आपके पास रेडिकल ऐसा ही रहा होगा? क्या आपके पास दूसरा रेडिकल ऐसा ही रहा होगा? ध्यान से देखो, क्या इन दोनों रेडिकल को जोड़ दे तो ये बनेगा, और ये रेडिकल क्या इसी कंपाउंड से बनेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ये इस क्वेश्चन का सीक्वेंस है? मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहा होगा, CO2 निकला होगा, रेडिकल बना होगा, रेडिकल को रेडिकल से जोड़ा होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना होगा। बताइए ये ऑप्शन आपको कहां दिखता है? ये ऑप्शन आपकी आंखें देख पा रही है क्या? ये ऑप्शन आपकी आंखें कहां देख रही है? देख रही है ऑप्शन नंबर 2 में। बोलो, समझ में आया? यहां से CO2 को हटाया, रेडिकल बनाया और आंसर पाया। बोलो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओ भाई, क्या पूछ लिया है? ड्राइविंग फोर्स ऑफ द अबव रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में पूछा है इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स बताओ। अरे ये तो महा इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिक कराया था, एक बार फिर से देखिएगा। H C डबल बॉन्ड O रेडिकल। जब इसका बात आया इलेक्ट्रोलिसिस करने का, तो आप याद करो हमने क्या किया था? ये सवाल था, इसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाली चीज कुछ ऐसी ही थी। और जब इसके ऑक्सीडेशन से हम आगे बढ़े, तो मैंने बोला यहां से CO2 को हटाया था, और CO2 को हटा के H रेडिकल CO2 गैस बनाया था। क्या क्वेश्चन ने यही बोला है? क्वेश्चन का कहना है इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स बताइए। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड किस वजह से जा रही है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सुनिएगा भैया। H रेडिकल काफी अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए आप ध्यान से देखोगे यहां पे CO2 गैस रिलीज हो रही है। CO2 गैस अच्छे अमाउंट में रिलीज होने की वजह से ये रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जहां पे डेल्टा H का साइन नेगेटिव होगा, ये हीट रिलीज हो रही है इसलिए, CO2 रिलीज हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। बात समझ में आ गई? और ये काम करने में यहां पे सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो बताओ डेल्टा एस का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स डेल्टा एच का नेगेटिव होना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना, और एंट्रोपी का पॉजिटिव होना है। ये ऑप्शंस आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आखिरी सवाल है हमारा, बहुत ही प्यारा सवाल और मजेदार चीज। कहां पूछा गया है? जेई इवेंट 2015 में। मैं बोल रहा हूं आपको, आप सारे पीवाईक्यू के सवाल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्या यहां से CO2 जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, CO2 जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। ये बनने वाली चीज आपको क्या कुछ इस तरीके से दिखेगी? ये बॉन्ड है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। आपका एक खुफिया दिमाग बोलता है
कि रेडिकल को जिंदा नहीं रहने दूंगा, रेडिकल को रेडिकल के साथ जोड़ के दोनों को बर्बाद कर दूंगा। अरे भैया, इनकी बर्बादी के चक्कर में क्या तुमको भी बर्बादी हाथ लग सकती है? जी हां, बिल्कुल लग सकती है। ध्यान से देखना, यहां पे आपने बेंजीन दोनों रेडिकल को बनाया, तो इस कंपाउंड को दीवार बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीवार बेंजीन। ये बेंजीन का एक टाइप होता है, बट ये अनस्टेबल बेंजीन है। तो यहां पर सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है? ये आंसर आपको नहीं बनाना है। ये पेपर में ऑप्शन हो सकता था, ये आंसर आपको नहीं बनाना। अरे हो क्या सकता था? है भी सही। कौन सी बेंजीन है? दीवार बेंजीन। इसको अनस्टेबल है, ये अवॉइड करेंगे। तो आप यहां पे क्या देख सकते हैं कि यहां पे ओ घूमता फिरता पाई बॉन्ड, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेडिकल ने सोचा चला जाता हूं घूमने के लिए, और जैसे ही वो घूमने के लिए जाएगा, तो क्या आप देखो ये रेडिकल इस रेडिकल के पास आ जाएगा। और आप बताओ रेडिकल की क्या इच्छा है? दोनों आपस में जुड़ जाएं। दोनों आपस में जुड़ जाएं तो क्या वो आपको बेहतरीन तरीके से एक और बेंजीन बना के दे सकते हैं? क्या इसी सवाल को, क्या इसी आंसर को मैं प्यार से ऐसा बेंजीन बना सकता हूं? इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। और ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिखता है? ऐसा ऑप्शन दिखता है सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। बोलो, बात समझ में आ गई? तो पूरी तरीके से कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमारा खत्म हो चुका है। आप और ऐसी रिएक्शंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।